हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बीबीए थर्ड सेमेस्टर के बिजनेस एंड इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के पहले यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट को और उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझना है तो उसको सही तरीके से क्लासीफाई करना ज़रूरी है। जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स को क्लासीफाई करते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स। इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स बिजनेस का हिस्सा होते हैं और वो व्यवसाय की सीमाओं और नियंत्रण के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स व्यवसाय की सीमा के बाहर और नियंत्रण के बाहर होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स किसके अंदर आएंगे, मतलब इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, यह समझने के लिए उनके बीच का अंतर समझना जरूरी है। पहला है कमांडेबल होना। कोई भी व्यवसायी इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स को कमांड दे सकता है, आदेश दे सकता है और अपने हिसाब से उनसे कार्य करवा सकता है, पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स को अपने हिसाब से काम नहीं करवा सकता। जैसे आप अपने कर्मचारियों को आदेश तो दे सकते हैं पर सरकार को किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते। उनसे आप केवल एक तरह का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे पत्राचार कर सकते हैं, पर उन्हें आदेश नहीं दे सकते। दूसरा आता है कंट्रोल और एबिलिटी टू चेंज। इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स में व्यवसायी चाहे तो किसी तरह का बदलाव कर सकता है, उन्हें बढ़ा सकता है, घटा सकता है, अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकता है, पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स को वो किसी तरह से बदल नहीं सकता। जैसे आप अपनी वित्तीय संरचना में परिवर्तन कर सकते हैं, पर आप सरकार की मौद्रिक नीतियों, कराधान नीतियों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं ला सकते, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है। फिर आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन प्रैक्टिस। कोई भी बिजनेसमैन अपने इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स के लिए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकता है, पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स की स्ट्रेटजी सरकारें बनाती हैं। जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और जितने कानून हैं वो एक तरह के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स की स्ट्रेटजीज हैं और उनसे जुड़े हुए नियम हैं जो सरकारें बनाएंगी। पर आप कहाँ से कर्मचारियों की नियुक्ति करोगे? आप अपने सप्लायर्स के लिए, अपने देनदारों के लिए, लेनदारों के लिए जो नीतियां बनाओगे वो आप स्वयं बनाओगे। फिर आता है ईज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। इंटरनल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स क्योंकि व्यवसाय की सीमा और नियंत्रण में होते हैं तो उनके बारे में जानकारी जुटाना बहुत आसान होता है, पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स क्योंकि व्यवसाय की सीमा से बाहर होते हैं तो उनके बारे में जानकारी जुटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये फैक्टर्स एक तो संख्या में बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कई जगह फैले हुए हैं। कई जगह फैले हुए का मतलब है जैसे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में एक होता है कस्टमर हो गया, लीगल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल हो गया, करेंसी का जो कन्वर्जन रेट है वो हो गया। ये सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स है, एक ही समय पर प्रभावित करते हैं व्यवसाय को, तो इनके बारे में एक अपडेटेड सूचना समय समय पर लेनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो निर्भर करती है कि किन सोर्सेज से आप उनको जुटा रहे हैं। अगर सोर्स अच्छे हुए तो सूचनाएं सही होंगी तो निर्णय सही होंगे। अगर सूचनाएं सही नहीं मिली या आपको उनमें किसी तरह की कमियां मिली तो आपके निर्णय भी सही नहीं होंगे, व्यवसाय असफल होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन कंपोनेंट्स का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कैसा है। इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल में आता है प्रमोटर्स, शेयर होल्डर्स के वैल्यू, मतलब वो एथिक्स को कितना फॉलो कर रहे हैं। दूसरा आता है मिशन या ऑब्जेक्टिव। मिशन या ऑब्जेक्टिव का मतलब है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई भी व्यवसाय समाज से जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे उन कार्यों में बदलाव आता जाता है वो व्यवसाय को प्रभावित करता है। जैसे कोई संस्था या व्यापारी पहले संचार क्षेत्र में होता है, फिर वो उपभोक्ता वस्तुएं बनाने लगता है, फिर वो अधोसंरचना में आ जाता है, फिर वो कह सकते हैं बीमा क्षेत्र में आ जाता है। तो जितने जितने क्षेत्रों में व्यवसाय लगा रहेगा वो उसके मिशन ऑब्जेक्टिव का पार्ट होगा और व्यवसाय को एक तरह से प्रभावित करता रहेगा। फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या नेचर, संगठन की संरचना कैसी है, अधिकारों उत्तरदायित्व का बंटवारा कैसे है, ये भी
व्यवसाय को प्रभावित करता है। फिर इंटरनल पावर रिलेशनशिप, संगठन के उच्चाधिकारियों, मध्य अधिकारियों, निम्न अधिकारियों को किस तरह की शक्तियां दी गई हैं काम करने के लिए, अधिकार दिए गए हैं, ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। कंपनी की इमेज, ब्रांड इक्विटी, इसका मतलब होता है कि कंपनी की छवि कैसी है। समाज में छवि सकारात्मक होनी चाहिए, वो कर्मचारियों के सामने, ग्राहकों के सामने, लेनदारों देनदारों के सामने और सरकार के सामने आपकी छवि अच्छी होनी चाहिए। यही अच्छी छवि नए ग्राहकों को आकर्षित करती है, व्यापार के अवसरों को आकर्षित करती है। फिजिकल एसेट्स, फैसिलिटीज़, जो व्यवसाय की चल अचल संपत्तियां हैं, यहाँ पर फिजिकल एसेट्स का मतलब चल संपत्तियों से ही है और अचल संपत्तियों दोनों से हैं, तो वो दोनों प्रभावित करती हैं कि व्यवसाय का संचालन कैसे होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, किसी भी व्यापार के लिए नवाचार या इनोवेशन ईंधन का कार्य करता है। तो रिसर्च डेवलपमेंट यदि अच्छा होगा तो नई नई वस्तुएं सेवाएं संगठन बनाएगा और अपने व्यापार को आगे बढ़ाता चला जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब वो जीवित संसाधन है जिनके हाथ में ही संगठन के सभी सारे और संसाधन रहते हैं। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज अगर कैपेबल होगा तो वो बाकी रिसोर्सेज को अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएगा, तो ऐसे भी बिजनेस प्रभावित होता है। फिर आती है मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़। मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ का मतलब है ग्राहकों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझना, उनके अनुरूप वस्तुएं बनाना और उनको संतुष्टि के साथ प्रदान करना। ये सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ का पार्ट है, तो ये भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साइड में आते हैं तो वो माइक्रो और मैक्रो पार्ट में बढ़ जाता है। माइक्रो का मतलब है वो सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर जो किसी व्यवसाय से बहुत ही ज़्यादा करीब से जुड़े हुए होते हैं। जैसे पहला हो गया कस्टमर किसी व्यापार के लिए एक अभिन्न हिस्सा होता है। जब तक आप कस्टमर की रुचियों, आवश्यकताओं और उनके आय और बचत को नहीं समझेंगे, अच्छी वस्तुएं सेवाएं नहीं बना पाएंगे और उनको संतुष्टि के साथ प्रदान नहीं कर पाएंगे। फिर आता है सप्लायर भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं क्योंकि इन्हीं पर आपके वस्तुओं और सेवाओं की वितरण की जिम्मेदारी होती है। कॉम्पिटिटर का मतलब है आपकी तरह के वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करने वाले लोग। ये आपके ग्राहकों को काटते हैं, बाजार का हिस्सा अपने पक्ष में लेते हैं, तो ये भी प्रभावित करते हैं व्यापार को। पब्लिक का मतलब है सामान्य जनता आपके पक्ष में होनी चाहिए क्योंकि इन्हीं में से कस्टमर निकल के आएंगे, या अगर ये विरोध करते हैं तो आपके व्यवसाय को बंद भी करना पड़ सकता है। फिर आता है फाइनेंसियरीज का मतलब है वो वित्तीय संस्थाएं जो आपको ऋण प्रदान करती हैं, तो वो भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यवसाय केवल अपनी पूंजी से नहीं चल सकता, उसको कभी ना कभी किसी अन्य पर निर्भर करना पड़ता है वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए, तो फाइनेंसियरीज भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। फिर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में वो सब आते हैं, होलसेलर, रिटेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरिंग फॉरवर्डिंग एजेंसीज, तो ये भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। जब हम मैक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं तो वहाँ पर ऐसे सारे फैक्टर मिलेंगे जो बिल्कुल बहुत ही गहरा व्यापार पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एफडीआई से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, सेबी है, आरबीआई है, बाकी सारे जो ऐसी संस्थाएं या कह सकते हैं एजेंसियां और सरकारी निर्णय जो आर्थिक मामलों से संबंधित है, वो सब इसमें आती हैं। फिर आता है सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, समाज में किस तरह के लोगों के खान पान की आदतें, मनोरंजन की आदतें, शिक्षा की आदतें हैं, ये सब सोशियो कल्चरल फैक्टर्स में आती हैं, तो ये भी व्यवसाय को प्रभावित करती हैं क्योंकि ये अगर बदलता है तो व्यवसायी को अपनी वस्तुओं सेवाओं में उसके हिसाब से बदलाव लाना पड़ता है। फिर डेमोग्राफिकल फैक्टर है। डेमोग्राफिक का मतलब है जनसंख्या और उससे जुड़ी हुई बातें। जनसंख्या का आकार, उसका घनत्व, लिंगानुपात, और कह सकते हैं कि उनमें आय का वितरण, उनकी
आय कितनी है, उनकी बचत कितनी है, साथ में वो किस किस तरह के कार्य में संलग्न है, ये सब कुछ डेमोग्राफिक में आता है, तो ये भी व्यवसाय को प्रभावित करता है। फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि किसी जगह पे कानून किसी अच्छे तरह से लागू है कि नहीं, ये इसमें आएगा। उसके बाद जो भी सरकार की नीतियां हैं सब्सिडी से संबंधित, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संबंधित, या किसी व्यापार को कह सकते हैं कि सपोर्ट करना है या किसी तरह से उनको एक तरह से डिस्करेज करना है, इस ऐसी पॉलिसीज़ भी गवर्नमेंट की अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। फिर आता है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में मौसम की दशाएं, भूगोल, ये सब आते हैं, तो ये भी व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन्हीं में जैसे खनिज हो गया, इन्हीं में हो गया कि खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यवसाय के लिए ज़रूरी संसाधन जैसे जल है उसकी उपलब्धता, ये सब भी नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं। वनोपज है, तो ये सब भी नेचुरल इन्वायरमेंट में है जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है कि तकनीक के क्षेत्र में जो भी उन्नति हो रही है उससे व्यवसाय प्रभावित होता है। जो भी तकनीकी तौर पे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, व्यवसायी को उनको पहचान कर उनमें अपने लिए अवसर ढूंढने पड़ते हैं, उनको अपने व्यवसाय में लागू करना पड़ता है, उनके अधिकार खरीदने पड़ते हैं, तभी जाकर व्यापार आगे बढ़ पाता है। इसके बाद है ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर्स का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाना। आयात निर्यात में अगर व्यापार सम्मिलित है तो इसका प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा का जो मूल्य है उसका प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय जो लेखांकन की रीतियां हैं, अंकेक्षण की रीतियां हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। जो कराधान की रीतियां हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो भी वस्तुओं सेवाओं की उपलब्धता अनुपलब्धता है और जो बाजार का आकार है उसकी जानकारी भी व्यवसाय को प्रभावित करती है। इस तरह से हम देखेंगे तो कंपोनेंट्स जो बिजनेस इन्वायरमेंट के हैं वो बहुत सारे हैं, और जितना इस तरह से क्लासीफाई हुआ है इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा और भी होते हैं, पर हम जब इन 4 आधारों को देखें तो इसके आधार पर हम उन कंपोनेंट्स को और आगे बांट भी सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है। ठीक है, धन्यवाद।